गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी तब दी गई थी जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और हमें सबको पता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने 1932 में की थी। उससे पहले ये माना जाता था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ये क्यों माना गया था? क्योंकि कुछ एजम्पशन थी जिसके बेसिस पे हमें ये मानना पड़ा। पहली एजम्पशन ये थी कि जब बीटा डी की प्रोसेस होती है एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की, वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन एमिट कहाँ से होता है बीटा डी की प्रोसेस के अंदर? दैट वाज द फर्स्ट रीज़न। सेकंड जो रीज़न ये था कि जो मासेस होते हैं डिफरेंट न्यूक्लियस के, वो होल नंबर मल्टीपल होते हैं मासेस ऑफ हाइड्रोजन। और हमें ये पता है कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। एंड तो लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो होल नंबर मल्टीपल के मासेस के नियर अबाउट होते हैं। वो एग्जैक्टली होल नंबर नहीं होते, उनके डिफरेंट न्यूक्लियस के मासेस वो स्लाइटली चेंज होते हैं होल नंबर और मल्टीपल से। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है उस एलिमेंट के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हो, जैसे कार्बन है। एंड इससे हमें ये पता चला कि जो प्रोटॉन है वो एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उसी को तो हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो इसलिए ये इस ऑब्जर्वेशन ने हमें ये बता दिया कि जो प्रोटॉन है वो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं। जो थर्ड एजम्पशन ये थी कि जो एटम होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अगर उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन होने चाहिए। अगर हम एग्जांपल लें नाइट्रोजन का, उसके अंदर 14 प्रोटॉन होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और लेकिन ये माना गया कि 7 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे। तो ये 3 एजम्पशन थी। और थर्ड एजम्पशन में हम ये भी कह सकते हैं कि जो मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन ही होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होता है इलेक्ट्रॉन के। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। इसका मास होता है वो बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन ही होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी फेलियर के बारे में, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाज नॉट राइट, इसके कुछ फेलियर्स थे। और जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी के जो फेलियर थे, वो फर्स्ट फेलियर था वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन। इसके न्यूक्लियर स्पिन में भी बहुत प्रॉब्लम थी, एंड देन फाइनाइट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देन इसकी वेवलेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट भी थी। बट एक बार हम इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने क्या किया कि जब चैडविक ने डिस्कवरी नहीं की थी उससे पहले ये माना जाता था कि जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन बीटा डी के प्रोसेस। और मास स्पेक्ट्रम डाटा से जो मासेस होते हैं डिफरेंट न्यूक्लियस वो होल नंबर मल्टीपल होते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेकिन कुछ नहीं होते क्योंकि उनके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ एटम क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे हमारे पास उसके प्रोटॉन होंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन, जो बताती है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करना है इनसाइड द न्यूक्लियस तो हमें सबसे पहले वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन में ये बताना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसको न्यूक्लियस के अंदर रहना है ना, तो जो इसका अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इक्वल होनी चाहिए डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस के ऑर्डर के। ठीक है, तो अब हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे, क्योंकि देखो रेडियस होती है वो 10⁻⁻14 मीटर के क्या होती है? ऑर्डर की होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो उसकी जो रेडियस होनी चाहिए, वो जो उसके अंदर अनसर्टेनिटी होनी चाहिए उसकी पोजीशन में, वो न्यूक्लियस के डायमीटर के ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब अगर रेडियस है 10⁻⁻14 तो डायमीटर कितना हो जाएगा उसका? डबल, तो 2 × 10⁻⁻14। तो फिर हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे। डेल पी इज इक्वल होगा h कट अपॉन डेल एक्स। h कट की वैल्यू हमें पता है 1.00
1.055 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻14, इसकी यूनिट होगी जूल सेकेंड पर मिनट। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.527 इंटू 10⁻⁻20 जूल सेकेंड पर मिनट। तो जो टोटल मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो P होगा। तो P किसके इक्वल आ जाएगा 0.527 इंटू 10⁻⁻20 जूल सेकेंड पर मिनट, जो डेल P के ही ऑर्डर का होगा। तो जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है फ्रॉम द न्यूक्लियस E, वो किसके इक्वल आएगा √P² प्लस m0² c⁻⁴। जो रेस्ट मास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है, जो बहुत स्मॉल होती है Pc की वैल्यू से। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू Pc। तो जो E की वैल्यू हो जाएगी वो सिर्फ Pc के इक्वल रह जाएगी। तो वैल्यू पुट कर देंगे, P की हमने निकाल ली है, C की पता होती है, तो E की वैल्यू आएगी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करना है इनसाइड द न्यूक्लियस तो उसकी एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन जो बीटा डी के प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसकी एनर्जी सिर्फ 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? तो मतलब इफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस देयर एनर्जी मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउएवर वी नो that electron emitted by radioactive nuclei during beta decay have energy from 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि चाहिए तो उसको 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन जो बीटा डी के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वो कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रॉपर्टी है वो है न्यूक्लियर स्पिन की। न्यूक्लियर स्पिन में भी बहुत डिफ़िकल्टी आती है। अगर हम नाइट्रोजन का वो देखें, न्यूक्लियस देखें, उसके अंदर 14 प्रोटॉन होते हैं, हर एक की स्पिन होती है 1/2 और ये माना जाता है कि 7 इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इनसाइड द न्यूक्लियस कितने पार्टिकल हो गए 21 पार्टिकल। तो इनकी स्पिन कितनी होगी, हाफ इंटीग्रल होगी। लेकिन एक रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल होता है कि जो न्यूक्लियस जिसकी पास इवन ओड मास नंबर होता है उसकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, और जिसका इवन मास नंबर होता है उसकी स्पिन क्या होती है, इंटीग्रल स्पिन होती है। तो इसलिए न्यूक्लियर स्पिन ने भी ये प्रूव कर दिया कि न्यूक्लियर स्पिन में भी प्रॉब्लम आ रही है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। थर्ड जो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की वो 2000 टाइम ज़्यादा होती है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन से। अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो क्या करनी चाहिए, डोमिनेट करनी चाहिए। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो न्यूक्लियस की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम आती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो न्यूक्लियस की भी तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पाया गया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है न्यूक्लियस की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है फाइनाइट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटम होता है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पार्टिकल हमें चाहिए होते हैं। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक फाइनाइट स्फीयर मान लें तो एक न्यूक्लियस बनाने के लिए बहुत डायमेंशंस के इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ताकि एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन सके। लेकिन उसके जो डायमेंशंस होंगी, तो जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बनाएंगे तो उसकी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी जो हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड की है उससे। तो इसलिए फाइनाइट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी ये थ्योरी फेल हो जाती है। फिफ्थ थिंग इज़ वेवलेंथ। जो वेव मैकेनिक है वो ये बताती है जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा होती है जो न्यूक्लियस की मेजर्ड वैल्यू है उससे। जो वेव मैकेनिक है वो ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है जो हमने न्यूक्लियस की मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास एक्सपेरिमेंटली। तो इसने भी ये बता दिया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन फिर बीटा डी के प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे एक प्रोसेस होती है न्यूक्लियस की, चेंज ऑफ वन स्टेट ऑफ न्यूक्लियस टू अनदर स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। वहाँ इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते, वो अकॉर्डिंग एकदम ही बन जाते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। मतलब वहाँ पे एक प्रोसेस होती है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वन स्टेट ऑफ न्यूक्लियस टू अनदर स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। वो परमानेंटली इनसाइड द न्यूक्लियस नहीं रहते।
तो इसलिए हमने ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है इनसाइड द न्यूक्लियस। जो बीटा डी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनते हैं, जो प्रोसेस क्या है, चेंज ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो अब हमने पढ़ लिया कि इट इज़ क्वाइट सर्टेन that electron cannot exist inside the nuclear volume. Then how they are emitted from the inside the nucleus in beta decay? In case of beta decay, electrons are produced in the process of change from one state of the nucleus to another state. They do not exist permanently inside the nucleus. If on the other hand we consider the existence of neutron and proton inside the nucleus, all these difficulties are overcome. तो ये थी हमारी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अगर आपको ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।